हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग अभी 10वीं परीक्षा पास करके यहाँ पर आए हैं और आप लोग इस समय 11 के स्टूडेंट होंगे। तो 11 में हमें कैसे फ़िज़िक्स को पढ़ना है, कितने अच्छे से उसे फ़िज़िक्स को हमें समझना है प्रॉपर वे में, इन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोग जो कक्षा 10 में जो फ़िज़िक्स पढ़े हैं वो बहुत ही नॉर्मल फ़िज़िक्स था, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसे बहुत डीपली और बहुत ऑथेंटिक तरीके से अध्ययन करेंगे। सो लेट स्टार्ट्स। तो मैं आपको फ़िज़िक्स 11 के बारे में बात करूँगा। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 11 में पहली बार आए हैं। आप लोगों को धैर्य बना के देखना है, पेशेंस बना के देखना है, ज़्यादा आपको घबराहट नहीं होना है। मैं हर चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे हाथ में इस किताब को देख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, जिसके लेखक हैं एच.सी. वर्मा जी। मैं एच.सी. वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना अच्छा बुक उन्होंने लिखा है और बच्चों के लिए बेहद ही यह महत्वपूर्ण किताब हो जाता है, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ही सहज और सिंपल है। तो ये आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, और ये भौतिकी की समझ है के नाम से ये पुस्तक है। मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, भौतिकी की समझ आप यहाँ पे निकालेंगे तो आगे आपको कुछ इसके चैप्टर के बारे में मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसका फर्स्ट आप देख रहे हैं मात्रक और बीमा है। इसमें फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मात्रक और बीमा के बारे में। सबसे पहले तो भौतिकी का परिचय वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और मात्रक और बीमा है कितना अच्छा से दिया है। फिर मापन की संभावित त्रुटियां एवं सार्थक अंक, सदिश राशियों का गणित, कलन शास्त्र, कुछ समाकलन के बारे में भी हमें सीख लेना है। सरल रेखा में गति ये किस प्रकार से होती है, समतल में गति ये क्या होती है, ये इनके चैप्टर हैं। न्यूटन के गति का नियम, फिर घर्षण है, वृत्त में गति है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, कार्य शक्ति एवं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान केंद्र, और इसके बाद जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत और उसका टक्कर, घूर्णन गति है, जड़त्व आघूर्ण है, गुरुत्वाकर्षण है, मिश्र अस्थानांतरणीय घूर्णन गति, बल आघूर्ण, ये सब देख रहे हैं कितना डिटेल में दिया है। सरल आवर्त गति, कोणीय सरल आवर्त गति, ये सब चैप्टर हैं इसके। सरल आवर्त गति पर आधारित अन्य गतियाँ, तरल पदार्थों की भौतिकी, द्रवों का प्रवाह, प्रत्यास्थता, डोरियों पर जाती हुई तरंगें, डोरियों पर अप्रगामी तरंगें, ध्वनि तरंगें और ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, प्रकाश की तरंगें, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, ज्यामितीय प्रकाशिकी, गोली सतहों पर अपवर्तन, फिर लेंस पर आधारित उपकरण, प्रकाश की चाल, प्रकाशमिति। एक तरह से इसमें जो अगर देखा जाए तो आपके कुल कितने, मेरे हिसाब से इतना डिटेल ये पुस्तक है कि बस मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है आईआईटी के लिए फाउंडेशन एकदम क्लियर हो जाता है। चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन से रिलेटेड, आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो मेरा समझाने का तरीका रहेगा, पूरा का पूरा जो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, इसी बुक के अकॉर्डिंग रहेगा। कुछ अपना भी है, कुछ और भी बुक हैं, ज़्यादातर मैं आपको इसी बुक से क्वेश्चन और उसका जो थियोरेटिकल पॉइंट है कराने का प्रयास करूँगा। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। और तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ, तो मूल राशियों पे हम लोग बात करेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियाँ, यहीं से हम लोग चालू करेंगे। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज।
फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए जो मूल राशियाँ होती हैं वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये क्या होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, और ये मूल राशियाँ होती। देखिए जो मूल राशियाँ होती हैं वह कितनी प्रकार से होती हैं, 7 प्रकार से होती हैं। तो इन 7 मूल राशियों को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 7 हमारी मूल राशियाँ क्या हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ राशि, और एक छोटा सा यहाँ पर मैं उस राशि का जो संकेत होगा उसको बताऊँगा, और संकेत बताने के बाद मैं आपको उसका मात्रक बताऊँगा, और मात्रक बताने के बाद मैं उसका मात्रक का संकेत बताऊँगा, मात्रक का संकेत। ठीक है, तो इन सब बातों पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ में वस्तुओं का आदान प्रदान, जो भी विनिमय प्रणाली था, उसको एक्सचेंज करने में लोगों को जब दिक्कत आने लगी, तो वहाँ पर जो है जैसे कितना क्षेत्र है, एरिया से रिलेटेड, द्रव्यमान से रिलेटेड, समय से रिलेटेड, ये सब जब दिक्कतें मनुष्य के सामने आई, तो सर्वप्रथम जो है 3 भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण हुआ। उसमें सबसे पहला आता है, मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इन्हीं 3 भौतिक राशियों की आवश्यकता मनुष्य को सबसे पहले पड़ी। क्योंकि अगर कोई मनुष्य किसी के पास मान लीजिए कोई वस्तु मांगने जा रहा है, तो उससे लिया तो कितना क्वांटिटी है उसका मास कितना है, ये सब दिक्कतें आ जाती थी लेन देन करने में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फिर यही लंबाई को लेकर के, समय को लेकर के, कब खाना है, कब पीना है, कब जागना है, कब पढ़ना है, ठीक है, समय को लेकर के भी दिक्कतें आई। तो मुख्य प्रकार से अगर देखा जाए मुख्य रूप से, तो सबसे पहले इन 3 भौतिक राशियों का निर्माण हुआ। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है लंबाई, लंबाई LENGTH, लेंथ। और ये जो लंबाई होता है, लंबाई का जो संकेत होता है वो कैपिटल L होता है। फिर इसका मात्रक जो होता है लंबाई का, वो क्या होता है, मीटर होता है। और इसका भी जो संकेत होता है वो स्मॉल m होता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई तो हमारा हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान पर। द्रव्यमान की जो इंग्लिश होती है वो मास होती है। क्लियर है? द्रव्यमान की इंग्लिश क्या है, मास है। और मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। और द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता है, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। और इसका जो सिंबल होता है वो kg ऐसे लिखा जाता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से लिखना है, कैसे क्या करना है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समय। समय समय दैट मीन्स इसका होता है टाइम, टाइम से रिलेटेड है, टाइम इसका इंग्लिश वर्ड है। और समय का जो सिंबल होता है वो कैपिटल T होता है। और समय का जो मात्रक होता है बच्चों, तो समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, और सेकंड को स्मॉल s से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इन्हीं 3 भौतिक राशियों की ज़रूरत पड़ी मनुष्य को। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी बने, जैसे उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ताप। ताप ताप की इंग्लिश है टेम्परेचर, टेम्परेचर। ताप की इंग्लिश क्या है, टेम्परेचर है। और ताप का जो संकेत है, देखिए समय का भी संकेत T है, और ताप का यहाँ पे संकेत कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर आप क्या लिख दें, T लिख दें। ताप का जो सिंबल है वो K है, केल्विन। ताप का जो मात्रक होता है, ताप को किस में मेजर किया जाता है, तो ताप को केल्विन में मेजर किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, केल्विन हो गया। और जो केल्विन का जो संकेत होता है, दैट मीन्स उसे हम लोग क्या लिखते हैं, K से लिखते हैं। केल्विन को किससे लिखते हैं, K से। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। इसके बाद विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा।
विद्युत धारा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिक CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट्स। विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो संकेत होता है इसे हम लोग बोल सकते हैं I। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है? I। और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक का जो संकेत होता है वो A होता है। इसके बाद ज्योति तीव्रता आता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो संकेत होता है वह ज्योति तीव्रता का संकेत होता है CD और इसका जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है, कैंडिला। और कैंडिला का भी संकेत क्या होता है, मतलब इसके मात्रक का जो संकेत होता है वो CD होता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा दोनों ही CD होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है इसे हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, इसका जो संकेत होता है वो मोल होता है और इसका जो हिंदी होता है वो भी मोल से ही लिखेंगे और इसके मात्रक का जो संकेत होता है वो क्या होता है, मोल होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां मुख्य रूप से 7 होती हैं। पहला यहाँ पर लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारी जो है मूल राशियां हैं। मूल राशियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इन मूल राशियों के अलावा कुछ और भी राशियां होती हैं, उन राशियों को भी हम लोग देख लें। जैसे पूरक राशियां, या इसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पूरक राशियां या पूरक मात्रक। तो ये पूरक राशियां क्या होती हैं, तो इनके अतिरिक्त, इन 7 के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी खोजी गई। अब उन पूरक राशियों को हम लोग देख लेते हैं कि पूरक राशियां क्या हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पूरक मात्रक, उनके क्या हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों की संख्या 7 है। इसके बाद 2 पूरक राशियां होती हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो पूरक राशियां होती हैं 2 होती हैं। पहला होता है कोण, कोण, और दूसरा होता है घन कोण, कोण और घन कोण। कोण की इंग्लिश है एंगल और घन कोण की इंग्लिश है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। देखिए कोण क्या होता है, अब इसके यूनिट, इसके मात्रक के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो कोण का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वह रेडियन होता है, RAD। ये इसका सिंबल है और ये इसका मात्रक है। तो कोण को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, मात्रक में। अगर हम लोग बात करें घन कोण का, तो घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, SR इसका सिंबल है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। क्लियर है। तो 2 पूरक राशियां होती हैं, एक कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है और एक क्या होता है, घन कोण जिसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है।
थोड़ा सा कोण के बारे में बता देता हूँ। यह 2 रेखाओं से मिलके बनता है, ये इस प्रकार से, और जो घन कोण हम लोग बनाते हैं वह 3 रेखाओं से मिलके बनता है। पिरामिड टाइप का जो आकृति होता है, इसे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है घन कोण को, ठीक है। इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है? डी ओमेगा से, इस प्रकार से, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये जो घन कोण होता है किस प्रकार से होता है। ये है आपका घन कोण, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बना है इस पूरे पृष्ठ के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं, ठीक है। फिगर आपके सामने है घन कोण का, क्लियर। और ये हमारा क्या है? ये कोण है। तो मैंने आपको बताया कि जो मूल राशियाँ होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक कोण और एक घन कोण। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ये क्या है इसे भी आप लोग समझ लें। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समिति, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय समिति, BIPM, ये BIPM क्या है? ये तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो BIPM है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो BIPM को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइड एट मेजर। ब्यूरो, BUREU, ब्यूरो। ब्यूरो के इंग्लिश देख लीजिए, AU होता है, REAU, ब्यूरो इंटरनेशनल, NATIONAL, ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइड एट मेजर, POIDS, डेस्पॉइड्स एट मेजर, ठीक है। BIPM क्या है? ये एक प्रकार से समिति है। कैसी समिति है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। देखिए बात क्या हुआ, 1971 में वैज्ञानिकों ने मात्रकों को व्यक्त करने का एक सुझाव दिया। जैसे इसमें क्या होता था, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती थी। इस समिति का बैठक क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी अंतर्राष्ट्रीय समिति को? अगर मैं 60 में थोड़ा सा बताऊं तो उस समय कई पद्धतियां चल रही थी। जैसे मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की उस टाइम जो है 3 पद्धतियाँ ज़्यादा प्रचलित थी। एक था CGS, एक था MKS और एक था FPS। ये जो FPS था ये ब्रिटेन में ज़्यादा चल रहा था। जब ब्रिटेन वाले लोग आए इंडिया में ही क्या पूरे विश्व में ब्रिटेन वाले लोग आए, जो इंडस्ट्रियल कंपनी जहाँ जहाँ स्थापित किए, तो वो लोग जो है क्वांटिटी को पॉन्ड्स आप लोग जानते हैं ना, पौंड में मेजर करते थे। तो इसीलिए ये ब्रिटिश प्रणाली भी इसे कहते हैं, फुट पौंड सेकंड प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणालियाँ प्रचलित थी, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता था। अगर मान लीजिए हमें कोई सामान कहीं से मंगाना है तो वह अपने अनुसार उसकी प्रणाली जो है उसके अनुसार जो है वह देगा, पौंड में दे सकता है, हमारे यहाँ कुछ और है ग्राम में है। तो इस प्रकार से इसको लेकर के तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय समिति जो 1971 में सभी विश्व के सभी जो वैज्ञानिक थे उनका एक सम्मेलन हुआ और एक बैठक हुआ, और उसमें मात्रकों के बारे में एक सुझाव दिया गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समिति कहते हैं, BIPMs। और इसमें जिन मात्रकों के बारे में सुझाव दिया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं? SI प्रणाली कहते हैं,
तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब जब एसआई प्रणाली के अंतर्गत वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ तो उसमें बताया गया कि इन सभी मात्रों को यही पढ़ा जाएगा और यही माना जाएगा, अर्थात 1 मीटर इतना होगा, 1 किलोग्राम इतना होगा, दैट मीन्स ये सब, ठीक है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसका जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा कि यहाँ सीजीएस चलेगा, यहाँ एमकेएफ चलेगा, यहाँ पीएफ चलेगा, सब जगह एक ही चलेगा, ठीक है। तो यही जो BIPM था, ब्यूरो इंटरनेशनल डिस्प्लॉयड मेजर, 1971 में वैज्ञानिकों ने मात्रकों के बारे में एक सुझाव दिया जिसे क्या कहा गया, एसआई प्रणाली कहा गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसआई प्रणाली क्या है। सन 1971 ईस्वी में वैज्ञानिकों में, विश्व के जितने भी वैज्ञानिक थे उनका एक सम्मेलन दिया और मात्रकों के बारे में उन सभी लोगों ने क्या किया, एक सुझाव दिया और उसी सुझाव को क्या बोल दिया गया, उसी सुझाव को एसआई प्रणाली बोल दिया गया। मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी होती हैं, तो मात्रकों की पहले 3 पद्धतियाँ ज़्यादा प्रचलित थी, सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, ठीक है। तो इतना समझने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पूरक राशियाँ पढ़ लिया, मूल राशियाँ पढ़ लिया, एसआई प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय समिति क्या होती है, मात्रकों की पद्धतियाँ भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। आइए देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। पूरा मैं आपको जितना संभव है डिटेल में पढ़ाने का, उतना डिटेल में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट्स। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न, किसी से उत्पन्न हुआ है। तो ये किससे उत्पन्न हुआ है, ये मूल राशियों से ही उत्पन्न हुआ है। तो वह राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि वेग क्या है, वेग, तो वेग का आप सूत्र होता है, वेग वेलोसिटी को कहते हैं, सभी को पता है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपान में क्या, टाइम, डिस्प्लेसमेंट्स अपॉन टाइम, ये होती है वेलोसिटी, वेग। तो अगर मैं हिंदी में लिखूं तो वेग बराबर आप कहेंगे कि सर विस्थापन और बटे में क्या होगा, समय होगा। तो प्यारे बच्चों विस्थापन एक प्रकार से लंबाई ही तो है, विस्थापन एक प्रकार से क्या है, लंबाई ही से तो मिल के बना है। और ये समय, समय का मूल राशि हमारी है ही। तो यही देखो मूल राशि विस्थापन लंबाई आ गया और समय ये किसके अंतर्गत आ गया, मूल राशि। तो मूल राशियों की सहायता से कौन बना, वेग बना, इन्हीं की सहायता से तो ये वेग बना, इसलिए ये वेग क्या कहलाएगा, हाँ विस्थापन को लंबाई से और समय को तो समय से ही। तो लंबाई का मात्रक एक प्रकार से क्या हो गया, मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड। तो इसलिए आप यम यस पर यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यम पर 1 है, नीचे यहाँ 1 रहता है, ऊपर जाएगा तो ये मात्रक। तो बहुत सारी ऐसी राशियाँ हैं, फिजिक्स में इतनी सारी राशियाँ हैं, इतनी सारी राशियाँ हैं कि उसका जो है गिनती नहीं है, ठीक है। तो ये सभी जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं या जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, जैसे ये वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और इसका ये मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये सब जो है मूल राशियों की सहायता से बने। तो हम लोग कहेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत है, इन्हें सिर्फ बनाया जा सकता है मूल राशियों की सहायता से। एक्चुअली में हमारी मूल राशियाँ कितनी हैं, 7 हैं, और 2 क्या हैं, पूरक मात्रक हैं, कोण और घन कोण। इन्हीं के हेल्प से ये व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। कुछ मैं व्युत्पन्न मात्रक में आपको बता भी दिया, जैसे वेग हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, बल हो गया, बहुत सारे हैं, कार्य हो गए,
ऊर्जा हो गए, सामर्थ्य हो गया, सामर्थ्य हो गया, आघूर्ण हो गया, आघूर्ण हो गया, दाब हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो अगर मैं लिखूं तो लगभग एक पतली सी कापी बन जाएगी मात्रकों का। और ये एक्चुअल में पहला चैप्टर आपका एक तरह से देखा जाए तो बहुत ब्रॉड है, क्योंकि सभी मात्रक इसी में आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आप जितने पढ़ेंगे, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, तो सबके मात्रक को हमें इसी में पहले चैप्टर में ही पढ़ना होता है। तो आपको इस बात से घबराना नहीं है कि ये सब कहाँ से नई नई राशियाँ हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इन राशियों से मुलाकात तो आपको आखिरी दम तक भी होगा। तो इन बातों को आप समझिए, बस सूत्र आप उसका तैयार कर लीजिए, पूरा का पूरा आप यूनिट्स सब अपने आप बना लेंगे। कुछ मैं आपको उपसर्ग बताता हूँ, कुछ उपसर्ग होते हैं, प्रीफिक्स, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या है उपसर्ग। उपसर्ग एक्चुअल में है क्या क्या, ठीक है। प्रीफिक्स, उपसर्ग, प्रीफिक्स, ये एक्चुअल में उपसर्ग क्या है इसे समझ लीजिए। जैसे आपने नाम सुना होगा फेमटो का, फेमटो, फेमटो, फेमटो क्या होता है, ये 10⁻⁻15 के बराबर होता है। ये उपसर्ग होते क्या है एक्चुअल में, जैसे कुछ राशियों के हम लोग मात्रक प्राप्त करते हैं तो कुछ बड़े मात्रक आते हैं और कुछ छोटे मात्रक होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे फेमटो हो गया, पीको हो गया। पीको किसके बराबर होता है, तो पीको होता है 10⁻⁻12 के। नैनो हो गया, माइक्रो, मिली, ये सब क्या हैं, बहुत छोटे हैं। नैनो 10⁻⁻9 के बराबर होता है। नैनो के बाद हमारा क्या आ जाता है, माइक्रो आ जाता है, ये 10⁻⁻6 के बराबर होता है। इसके बाद मिली हम लोग ले सकते हैं, मिली ये 10⁻⁻3 के बराबर होती है। इसके अतिरिक्त कुछ बड़े भी मात्रक हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा, टेरा। किलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किलो किसके बराबर होता है, 10⁻3 के, किलो हो गया। मेगा हो गया 10�6 के। मेगा के बाद मैं बोल सकता हूँ गीगा आ गया, गीगा, गीगा 10⁻9 के। ऊपर मैं लिख देता हूँ, देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, दिखाई तो दे रहा है, नीचे भी लिखा जा सकता है। गीगा के बाद टेरा आ गया, टेरा 10 किसके होता है, 12 के होता है। अब इनके सिंबल को मैं बता देता रहा हूँ। जैसे फेमटो को हम लोग स्मॉल एफ से लिखेंगे, इसका जो संकेत होता है ये स्मॉल एफ होता है। पीको को स्मॉल पी लिखेंगे, नैनो को एन लिखेंगे, माइक्रो को, ये माइक्रो का सिंबल है, और मिली का आप ऐसे लिखेंगे या स्मॉल एम लिखेंगे। किलो को आप के से रिप्रेजेंट करेंगे, के से। मेगा को एम से, और गीगा को जी से, और टेरा को टी से। तो ये सब इसको प्रेजेंट करने का एक प्रकार से सिंबल है। तो आप उपसर्ग समझ गए होंगे। कुछ भौतिक राशियों के छोटे और कुछ बड़े उनके मात्रक हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, फेमटो 10⁻⁻15 के, पीको, एक पीको 10⁻⁻12 के इक्वल होता है, एक नैनो 10⁻⁻9 के इक्वल होता है, एक माइक्रो 10⁻⁻6 के इक्वल है, मिली है, ऐज समान है। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बीमी सूत्र। ये बीमी सूत्र क्या होते हैं, मैं आपको पहले बीमी सूत्र बता दूं और फिर बीमी सूत्रों का मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, पढ़ाई लिखाई तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन हम पढ़ें ऐसे कि फिर दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चीज़ों को समझते हुए बहुत बारीकी से और पूरा ऑथेंटिक्स, पूरा डिटेल में पढ़ें चीज़ों को, तो फिर दोबारा जो है हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि फ़िज़िक्स जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ के पढ़ाई की जाती है। फ़िज़िक्स याद करने वाला विषय नहीं है,
फिजिक्स में प्रॉपर वे में आपको मैथ का भी नॉलेज होना है, तभी आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ आएगा, अन्यथा फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कहा जाए तो फिजिक्स जो है एक प्रकार से किंग है और मैथ क्या है, क्वीन है। ये आप समझ सकते हैं, मतलब क्वीन के बिना किंग नहीं और किंग के बिना क्वीन नहीं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। मैथ का भी जानकारी आपको थोड़ा बहुत चाहिए फिजिक्स अच्छे से समझने के लिए। बाकी आपको हताश नहीं होना है, चीज़ें आपको सब आएंगी समझ में। अभी आप 10वीं कक्षा से डायरेक्ट 12वीं में आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा 5-6 दिन, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए बीमा क्या होता है, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। ये बीमीय सूत्र क्या होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बल का, सॉरी पहले मैं आपको वेग से समझाता हूँ, छोटा से वेग। जैसे वेग का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, वेग बराबर होता है विस्थापन और बटा में क्या होता है, बटा में होता है समय। विस्थापन एक प्रकार से लंबाई है और लंबाई को मैंने बताया कि एल से लिखा जाता है, और समय को किस से लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है। तो अगर यह टी ऊपर जाएगा तो यहाँ टी पर देखिए 1 है, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो यही वेग का क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। वेग का बीमीय, वेग का बीमीय सूत्र। क्लियर है। तो ये हो गया वेग का बीमीय सूत्र। अब मैं आपसे कहूँ त्वरण क्या होता है प्यारे बच्चों, त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो अब आप समझ गए होंगे पहले मैंने वेग क्यों बताया, इसीलिए बताया क्योंकि त्वरण जब बताऊंगा तो वहाँ वेग आएगा, समझ रहे हैं ना। तो त्वरण, तो अब वेग क्या होता है, वेग बराबर मैं फिर लिखूंगा विस्थापन और बटे में क्या मैं लिखूंगा, समय। क्लियर है। और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं समय ऑलरेडी पहले से ही है। तो विस्थापन को आप किससे लिखते हैं, एल से, एक प्रकार की लंबाई होती है। समय को टी से, फिर एक और समय है तो टी गुणे टी मिल के टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए जब टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया त्वरण का बीमीय सूत्र। अब आइए मैं आपको बल का दिखाता हूँ, बल का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र। तो बल का जो बीमीय सूत्र होगा, पहले बल का आप सूत्र देखिए, बल का, हाँ पहले हम बल का फार्मूला लिखें। बल होता क्या है एक्चुअल में, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसका मैं इंग्लिश में भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ। v बराबर होता है d/t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और जो एसेलरेशन होता है इसका भी मैं लिख दूँ, एसेलरेशन होता है यानी त्वरण a बराबर डेल्टा v अपॉन टी, वेग परिवर्तन की दर। और आप इसे लिख सकते हैं बल का जो स्पेशल सूत्र होता है, यह बराबर क्या होता है, यह बराबर यम में होता है, द्रव्यमान और त्वरण। तो बल का सूत्र द्रव्यमान और त्वरण है, तो द्रव्यमान का संकेत यम होता है और इसमें गुणा कर दीजिए त्वरण का। तो त्वरण का मात्रक तो आप लिखे हैं अभी, त्वरण का तो अभी बीमीय सूत्र निकाले हैं, वही रख दीजिए, एल टी पे पावर -2, दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये मिल के क्या हो जाएगा, यम एल टी पर पावर -2 हो जाएगा। अच्छा बल के बाद हम लोग किसका निकाल सकते हैं, तो बल के बाद हम लोग कार्य का निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का भी आप लोगों ने निकाला है, यम एल टी पर पावर -2, और विस्थापन एक प्रकार से लंबाई होती है। तो प्यारे बच्चों यम एल 2 टी पर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, गुणा होगा तो जुट जाएगा,
और ये t पर -2 आप एज इट इज यहाँ पर नीचे उतार देंगे। तो एक प्रकार से कार्य का भी हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ दाब का निकाल दीजिए, दाब का क्या होगा, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का भी आपने निकाला है ml t पर पावर -2 और क्षेत्रफल क्या होता है l का स्क्वायर। तो सॉल्व करूँगा तो l पर 1 है, नीचे वो जाएगा -2, 1 में से जब -2 घटेगा तो -1 आ जाएगा और इस पर क्या आ गया -2। जड़त्व आघूर्ण का अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर मैं देखूं I बराबर mr स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और r स्क्वायर, r क्या है, दूरी होती है, तो l का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ml स्क्वायर हो गया। चलिए मैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का देख लेता हूँ, कैपिटल G का। कैपिटल G क्या होता है, F इंटू यानी बल गुणे दूरी का स्क्वायर। एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका सूत्र होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। तो बल का सूत्र आपको पता है, बीमी सूत्र ml t पर पावर -2 और दूरी l से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो l का स्क्वायर हो जाएगा बटे द्रव्यमान का m का स्क्वायर। तो ये क्या बना, m पर 1 है और ये -2 जाएगा तो m पर कितना हो जाएगा -1, l मिल के l पर क्यूब हो जाएगा और t पर -2। तो इसे याद रखिए जाए, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, G बराबर 6.67 गुणे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और ये गुरुत्व बल होता है। G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग बीमी सूत्र निकाल लेंगे। तो बीमी सूत्र आप असंख्य हैं, कितना आप निकालेंगे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आपको पता है तो आप निकाल देंगे आराम से, ठीक है। कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं, उसके भी बारे में मैं आगे बात करूंगा, जो बीमाहून होती हैं, जैसे विकृति होता है, एंगल होता है। तो ये रहा है आपका बीमी सूत्र। बीमी सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन आपको पढ़ाता हूँ, बीमी सूत्रों का एप्लीकेशन। बीमी सूत्रों का एप्लीकेशन, वैसे इसके 3 एप्लीकेशन महत्वपूर्ण हैं बीमी सूत्र के, हैं तो 4, लेकिन चौथा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बीमी सूत्र के जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन। बीमी सूत्रों के अनुप्रयोग, बीमी सूत्रों के अनुप्रयोग, बीमी सूत्रों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन या डायमेंशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, बीमी सूत्रों के अनुप्रयोग। सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है, सूत्रों की सत्यता की जांच, यानी सूत्रों का सत्यापन। सूत्रों का क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं पहले में। तो मैं आपको यही पढ़ा दे रहा हूँ, सूत्रों की सत्यता का जांच करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक सूत्र है, यक्स बराबर दे दिया है ut प्लस हाफ ए टी पे पावर क्यू। ये HC वर्मा का एग्जाम्पल है, HC वर्मा फिजिक्स में आपको ये मिल जाएगा एग्जाम्पल। यक्स बराबर ut प्लस हाफ ए टी पावर क्यूब। तो मैं पहले क्या लिखूँगा, यक्स का बीमा लिखूँगा, यक्स का बीमा। तो यक्स एक प्रकार से क्या है, लंबाई है,
तो x का बीमा तो ये हो गया, ut का बीमा मैं लिखूँगा ut, x की बीमा ut की बीमा। तो बच्चों u क्या है, एक प्रकार से बेग है, और बेग का बीमा क्या होता है, बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, lt माइनस वन, lt माइनस वन, क्लियर है। और t क्या है, एक प्रकार से टाइम है, तो माइनस का वन प्लस का वन, एक कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा आपके पास, यल बचेगा। तो देखिए इसका तो समान आ गया, इसका भी समान आ गया, दो का मैंने निकाल लिया। अब इसका हमें तीसरे का देखना है। तो तीसरा क्या है, 1/2 a t पे पावर q की बीमा। अगर ये तीसरा भी यल आ जाता है तो यानी ये सूत्र अपने आप में क्या है, सही है। तीसरा अगर बराबर नहीं आता है तो ये सूत्र क्या है, गलत है, रॉन्ग है। तो इस प्रकार से सत्यापन हो जाएगा हमारा। अब 1/2 को हम लोग नहीं मेजर करेंगे। 1/2 देखिए इसको आप जो है कांस्टेंट मान लीजिए, इसका नहीं बीमा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका बीमा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ये मत लेकर के कंफ्यूज हो जाना सर यहाँ 1/2 क्या है, बस बीमा हम लोग इसका निकाल सकते हैं। जैसे त्वरण का ए मीन्स क्या है, त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो, अभी मैंने एक्सेलरेशन का बताया है पीछे। और टी फार यहाँ पर क्या है, टाइम है, तो टाइम उसका क्यू हो जाएगा। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो यल आ गया और टी आ गया, एक बच जाएगा, क्योंकि ये 3 है और ये -2 है, 3 में से 2 जाएगा एक, तो यहाँ यल टी आ गया। इसलिए ये सूत्र हमारा क्या है, गलत है। ये सूत्र क्या है, गलत है। लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए ये सूत्र का सत्यापन नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से हम लोग बीमी सूत्रों का सत्यापन करते हैं। एक और सूत्र लेता हूँ, एक इसका दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर ऐसे लिख दिया हो x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये देखिए इसका हम लोग सत्यापन कैसे करेंगे। तो x बराबर अभी इसका यल होगा, मैंने आपको दिखाया ही है। ut का देख लो बच्चों, ut का हम लोगों ने इसका भी निकाला है, अभी यहाँ पर देख लो ut का यल है। हाफ AT स्क्वायर का बस हमें देखना है, हाफ AT स्क्वायर, इसमें q था और इसमें AT स्क्वायर है। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, 1/2 तो लेना नहीं है, तो LT माइनस 2 और यहाँ पर यल का स्क्वायर, बस यही, यहाँ पर Q था और यहाँ स्क्वायर आ गया है। देखो Q था तो वहाँ पर मैंने Q लिया, यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यल पे कितना हो गया, ये हो गया। और सॉरी यहाँ पर T हमें लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ T है ना, तो T का स्क्वायर, तो 2 और सॉरी +2 -2 ये तो हट जाएगा, यानी T पर 0 हो गया और स्पेशल यल बचा। तो T पर 0 मतलब T तो है नहीं इसमें, सिर्फ यल बचा। तो देख सकते हैं ये सूत्र जो लिखा है, ये वाला फार्मूला ये सही है, और ये न्यूटन का द्वितीय समीकरण होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ लॉ न्यूटन। x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फर्स्ट क्या होता है, v बराबर u प्लस AT होता है, इसका भी आप सत्यापन कर सकते हैं। v बराबर u प्लस AT का आप क्या लिखिए, v की बीमा लिखिए, v की बीमा। तो v की बीमा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, यानी LT माइनस 1। अब चलिए इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, u की बीमा, u की बीमा। तो u भी प्यारे बच्चों क्या है, एक प्रकार से बेग ही है ना, तो उसका भी LT माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं बात करूँ AT की बीमा, AT की बीमा, तो अगर मैं AT का बीमा निकालता हूँ तो A का क्या हो जाएगा, LT और -2, ये एक्सेलरेशन का होता है, मल्टीप्लाई है टाइम से, तो क्या हो जाएगा यल -2 + 1 -1, ये आ गया। तो आप देख सकते हैं ये सब बराबर आ गया। तो इसमें LHS बराबर RHS है बराबर, इसलिए ये क्या है, ये वाला जो सूत्र है ये सही है, इसका सत्यापन हो जाता है। गलत कौन है इसमें, यही वाला क्या है, ये गलत है, ये सूत्र दिया गया है ये गलत है, इसका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। चलिए एक सरल लोलक का एग्जाम्पल मैं आपको लेके कर देता हूँ। सरल लोलक का t बराबर 2π√L/g होता है, इसके सूत्र का हम लोग सत्यापन करते हैं।
सरल लोलक, देखिए जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल ये होता क्या है। पहले मैं आपको सरल लोलक समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई दीवार है, दीवार के सहारे कोई खूंटी है और उसमें कोई एक पिंड ऐसे लटकाया गया है। तो पिंड जो है, पिंड का ये पोजीशन में दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे था पिंड, यहाँ से इसको खींच करके इधर ले जाया गया है और फिर उधर से इधर आया है। क्लियर है। यह यल लंबाई का क्या है, यल लंबाई का मान लेते हैं धागा से बंधा है और इसका द्रव्यमान कितना है, पिंड का यम है। यम जो है नीचे की ओर काम करेगा, यम जी। इसी गुरुत्व बल के कारण ही, इसी बल के कारण ही पृथ्वी जो लगा रही है नीचे की ओर, अब जब इसे खींच करके छोड़ेंगे तो इसी बल के कारण ये इधर से उधर घूमेगा। तो मान लीजिए यह मिडिल पोजीशन में था, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, धागे से बांध करके लटका दिया गया है, उसके मध्य पोजीशन से खींच करके यहाँ पर लाया गया, छोड़ दिया गया। तो यह मध्य पोजीशन में आते हुए यहाँ आएगा, पुनः यहाँ आएगा। तो एक बार इसके चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया होगी वही इसका क्या होगा, सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। दैट मीन्स ये हुआ, पहले यह लटका हुआ था, इसको पकड़ करके यहाँ पर करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो इस यम द्रव्यमान के पिंड को एक चक्कर लगाने में जो लिया गया समय है वही क्या कहलाता है, सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। ये जो पूरा समायोजन है ये सरल लोलक कहलाता है। ठीक है। तो इसका आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई, और एक तरह से देखा जाए तो इसके लिए आप बनाएंगे यल अपॉन जी भी कहेंगे, या अगर मान लीजिए मेरे पास सूत्र है यम अपॉन यफ अपॉन यक्स। ये एच.सी. वर्मा का एग्जाम्पल है, एच.सी. वर्मा फिजिक्स, उसमें आप पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आइए हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो हम लोग इसमें पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले इसमें टी का बीमा लेंगे, टी की बीमा। तो प्यारे बच्चों टी की बीमा तो आपको टी ही मिलेगी। क्लियर है। अब हम लोग जो है राइट मतलब क्या कहेंगे, अभी तो यह एल एच एस में मैंने देखा, अगर मैं राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए, तभी तो हम लोग सही मानेंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड के लिए हम लोग इसको लेंगे, अंडर द रूट यम अपॉन एफ बटा यक्स। तो सॉल्व करेंगे तो यम का तो यम मीन्स क्या है, दैट मीन्स द्रव्यमान है, तो उसे तो रहने देंगे। और ये बल है, तो बल का सूत्र होता है ml T⁻⁻², और बटे में क्या है, इसके यक्स है, यक्स दूरी में है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो आप देख सकते हैं जब T⁻⁻² ऊपर जाएगा T⁻2 हो जाएगा, और जब रूट हटाएंगे तो इस पर 2 है और रूट हटेगा तो 1/2 होकर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिला क्या, आपको T मिला। तो आप लिख देंगे कि LHS बराबर क्या हो जाता है, RHS। इस प्रकार से सरल लोलक के भी सूत्र का आप सत्यापन बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसका जो सेकंड है वो है भौतिक राशियों इसका जो सेकंड है ये भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। एक प्रकार से कहा जाए, पहला जो है सूत्र का सत्यापन, तो सूत्र का सत्यापन तो हम लोगों ने कर ही लिया, सूत्र का सत्यापन तो बहुत इजीली तरीके से हो गया। और इसका जो सेकंड है वो है भौतिक राशियों में संबंध, भौतिक राशियों में संबंध। तो भौतिक राशियों में संबंध एक प्रकार से ये कहिए सूत्र का निर्माण। इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, सूत्र बनाने के लिए सीखेंगे। हाँ, फार्मूला डिराइव, सूत्र बनाना कैसे होता है भौतिक राशियों में संबंध, ये हम लोग डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बोल दिया कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, सरल लोलक का
आवर्तकाल, ऐसे स्टेटमेंट बोल देगा, सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, G पर निर्भर करता है। तो अभी मैंने आपको सरल लोलक यहाँ बनाया था, एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। ये हो गया और ये हो गया, क्लियर है। और ये इसका मिडिल का पोजीशन है। मान लीजिए आपने इसे ऐसे धागे से लटका दिया, क्लियर है। अब इधर से इधर जाएगा, यह खींच करके छोड़ेंगे तो पुनः इधर आएगा। तो इसका जो आवर्तकाल हुआ दैट मीन्स टी किस पर निर्भर कर रहा है, ये तो इसका यम है और ये धागे की लंबाई है, और नीचे की ओर क्या काम कर रहा है, यम जी काम कर रहा है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बोला गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल जो टी है उसकी लंबाई और उसके गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो नीचे की ओर जो बल लग रहा है, नीचे की ओर जो बल लग रहा है उस पर भी निर्भर करता है। तो हम लोग इसे लिखेंगे टी प्रोपोर्शनल, इसकी लंबाई कितनी है, यल है। इसकी लंबाई अगर मैं स्मॉल यल मान लूँ, चलिए स्मॉल यल मान लेते हैं, स्मॉल यल, उस पर पावर ये लिख दीजिएगा। और किस पर निर्भर कर रहा है, हाँ लंबाई पर, फिर जो है एम जी पर निर्भर कर रहा है, और फिर जो है किस पर निर्भर कर रहा है, यम पर निर्भर कर रहा है। तो मैं यम को पहले लिख देता हूँ, यम पे भी तो निर्भर कर रहा है, यम और यल पर निर्भर कर रहा है, और फिर जो है एम जी पर निर्भर कर रहा है। तो इस पर ए लिख दीजिएगा, इस पर बी लिख दीजिएगा, और इस पर क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। इतना काम कीजिए। जैसे सरल लोलक की आवर्तकाल जो है बोला गया है लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, तो उसके साथ साथ इसका मास भी तो है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी प्रोपोर्शनल एल पर पावर ए और जी पर पावर क्या ले लीजिए, बी, तब भी आपका आंसर आएगा। ऐसे भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जब इतने पर निर्भर कर रहा है तो अब हम लोग सबका लेते हैं एक प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि जब t बराबर यह बराबर हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। यम मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान, और उस पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा क्योंकि ये से गुणा हो जाएगा। यल मीन्स लंबाई, तो लंबाई पे क्या हो गया, b हो गया। ये भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर c हो गया, और एक गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण है तो Lt-2 होता है। Lt-2 अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी यहाँ c, अब अगले बार में करूँगा। तो t बराबर k, यम पर a और यल पर b, और इसके साथ साथ यम पर क्या हो गया, ये c आ जाएगा, और यल पर भी c आ जाएगा, और t पर कितना आ जाएगा, -2c आ जाएगा। इधर यम यल है नहीं तो आप लिख सकते हैं यम पर 0, यल पर 0, टी है तो टी को आप रहने दीजिए, और बराबर इधर तो कांस्टेंट है के क्या है, के फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है। जब ये बराबर में करेंगे तो कांस्टेंट आना ही आना है। अब इधर क्या हो गया, यम पर ए आ गया, और इधर यल पर बी है, यल पर सी है, तो यल पर मैं एक ही बार लिख लेता हूँ, बी प्लस सी है, और टी टी टी, ठीक है। तो t पर कितना है, -2c है। अच्छा, अब दोनों तरफ हम लोग जो है इनके गुणांकों का तुलना कर देते हैं। तो यम का गुणांक इधर क्या है, 0 है, तो ये बराबर 0, ये का मान कुछ नहीं मिला उससे, ठीक है। अब इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यल से तुलना करेंगे। तो यल का इधर क्या है, b प्लस सी, तो b प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के, तो एक बराबर b बराबर क्या होगा, -c के। अब यहाँ से हम लोग करते हैं t का, तो -2c बराबर, यहाँ पर t का कितना है, 1 है, तो c बराबर क्या हो गया, -1/2। तो c का मान जैसे इसमें -1/2 रखेंगे तो हमें जो है b का मान मिल जाएगा 1/2। b का मान हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ चलिए इतना तो सही है।
हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। देखिए यम पर यहाँ ए है, यम पर यहाँ सी है, तो सॉरी यहाँ पर ए प्लस सी आपको लिखना चाहिए था। तो यम का जब गुणा करेंगे तो एक बार हमें मिलेगा ए प्लस सी बराबर 0, तो ए बराबर माइनस सी। तो माइनस से पहले से सी का मान देखिए -1/2 आया, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा +1/2। अब ये सभी मान हम लोग ले जा के यहाँ पर रख देंगे उसमें फार्मूले में। तो जैसे ही ले जा कर के रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप रख कर के देख लीजिए। देखिए मैं रखता हूँ, हाँ, टी बराबर के है ना, और यम पर कितना है ए, तो यम पर ए का मान कितना है 1/2। अच्छा, फिर यल है, चलिए यल ले लीजिए, यल पर कितना है बी है, बी का भी मान क्या है 1/2। फिर उसके बाद क्या है यम है, यम पर क्या होगा सी, और सी का मान क्या है -1/2। और जी है, जी दैट मीन्स जी क्या है, हाँ जी, तो यहाँ पर जी जो है, जी पर आप कितना लिखेंगे, जी पर भी आप सी लिखेंगे ना, यम पर भी सी होगा, जी पर भी सी होगा, तो सी का मान कितना है -1/2। तो जब देखिए ऐड करेंगे तो ये वाला जो है टी बराबर के, यम पर 1/2 -1/2 हट गया, और यल पर 1/2 का मतलब हो गया करड़ी में यल, ठीक है, और ये इसका मतलब हो गया 1/करड़ी में जी। मतलब ऐसे आएगा, आप समझ सकते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ये नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो टी बराबर के √यल, इस पर भी हो जाएगा करड़ी में 1/करड़ी में जी। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, टी बराबर के √यल/जी, ये भी तो बन सकता है, टी बराबर के √यल/जी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भौतिक राशियों में हम लोग संबंध निकाल लेते हैं। तो ये एक बेहतरीन है, इससे भी आप लगा लेंगे यल पर ए, जी पर बी, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसका जो तीसरा है, एक राशि को मात्रक को दूसरे मतलब मात्रकों में कन्वर्ट करना, तो अगर सीधा बोला जाए तो ये तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है वह मैं आपको बता दूं कि मात्रकों को बदलने का है, बीमी सूत्र की सहायता से मात्रकों के बदलने का नियम है। तो आई होप बस आज हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो नहीं करूँगा, और इसका जो है सेकंड पार्ट मैं कल लेके आ रहा हूँ। आई होप आप लोग प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, जितने भी मित्र हैं उन मित्रों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।